हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं वंशिका और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंट्रोडक्शन में हमें फर्स्ट लाइन में समझाया गया है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो ये तीनों ऑर्गन होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, ये फंक्शन करते हैं, मतलब जो फंक्शंस होते हैं हमारी गवर्नमेंट के वो परफॉर्म करते हैं। और जो लॉ होता है हमारी कंट्री के अंदर उसे मेंटेन करते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये गारंटी देता है कि ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और एक बैलेंस बना के रखेंगे आपस में। कई बार ये क्वेश्चन आता है, राइट द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसका आंसर है फर्स्ट लाइन में दिया गया है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हम देखते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। जो लेजिस्लेचर होता है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर को। इस कंट्रोल वाले सिस्टम को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। जैसे कि हम कोई भी अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में हम ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या चीज़ सीखेंगे, 4 मेन पॉइंट्स में बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है उसमें हम डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे। सेकंड पॉइंट में बताया गया है हमें पता चलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारे प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति का संवैधानिक पद पता चलेगा। हमें पता चलेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंपोजिशन और फंक्शनिंग। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो होती है जैसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है, उसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। उसकी कंपोजिशन और फंक्शनिंग पता चलेगी। और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के हमें फंक्शंस पता चलेंगे। और हमें इम्पोर्टेंस और फंक्शनिंग पता चलेगी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की। तो इंट्रोडक्शन फिनिश हो चुका है। हम फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव। इसमें हमें डेफिनेशन दी गई है एग्जीक्यूटिव की, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरी लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। हमारी सरकार का वो अंग जो इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन को ध्यान देता है, उस पर लुक आफ्टर करता है, उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशंस और जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर रखा है ताकि आप भी अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन कर लो और एग्ज़ाम टाइम पे ये आपको हेल्प करेगा अगर आप अंडरलाइन करके रखोगे तो हमने पढ़ लिया डेफिनेशन एग्जीक्यूटिव की। अब हम आते हैं, 2 तरीके के हमें एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है, वो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके जो हेड होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी को बनाना। और जो ये हेड और मिनिस्टर्स होते हैं इसे हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एक लिमिटेड टर्म के लिए होते हैं। और हम देखते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इसका एग्जांपल है आईएएस और आईपीएस, आपने सुना भी होगा इन दोनों के बारे में, तो वो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल। अब हम आ गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसमें हमें बताया गया है अलग अलग कंट्रीज़ में कौन सा सिस्टम चलाया जाता है एग्जीक्यूटिव का। तो इसमें आप बस चाहो तो साइड में लिख सकते हो डायरेक्ट कंट्री का नेम, एरो, और फिर वहाँ जो सिस्टम है, या फिर आप जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है आप वैसे भी याद कर सकते हो। मैं ये सब तरीके आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप रिवीजन करो एग्ज़ाम टाइम पे तो आपके लिए ईजी रहे। तो अब मैं बताती हूँ स्टार्टिंग में जो कंट्रीज़ दी गई है। फर्स्ट है यूएसए। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलाया जाता है और वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। कनाडा के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाया जाता है और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, उसकी हेड है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। फ्रांस के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलाया जाता है। जापान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाया जाता है। इटली के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाया जाता है। रशिया के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और जर्मनी के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम। मैंने आप सबको ये इसमें शॉर्ट में इसलिए बताया, मैंने एक्सप्लेन अभी नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हमें एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम्स के साथ, तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी तो आपको ये अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और हम डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पर जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है दोनों ही प्रेसिडेंट होता है।
और यहाँ पर प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं ऐसी कंट्रीज़ का, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़। अब नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं हम, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आप ये समझ लेना कि आपको हाफ ऑफ द चैप्टर तो समझ आ गया। तो अब हम स्टार्टिंग पे आते हैं। फर्स्ट है, हमें टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव दिए गए हैं, 2 एरो दिए गए हैं, एक है कलेक्टिव लीडरशिप का, एक है इंडिविजुअल लीडरशिप का। कलेक्टिव लीडरशिप पे आते हैं, यहाँ पर भी 2 कॉलम दिए गए हैं, एक है पार्लियामेंट्री और एक है सेमी प्रेसिडेंशियल। तो पहले हम पार्लियामेंट्री समझते हैं। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के अंदर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और वो लीडर होता है मेजॉरिटी का लेजिस्लेचर के अंदर। मतलब जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट होती है उसका लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, और वो हेड होता है गवर्नमेंट का। और ये अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल का मतलब तो आपको वैसे पता होगा, बट मैं बता देती हूँ। अकाउंटेबल का मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उससे हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो मोनार्क भी हो सकता है और प्रेसिडेंट भी हो सकता है। अगर मोनार्क वहाँ का हेड होता है तो उस कंट्री को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। अगर प्रेसिडेंट वहाँ का हेड होता है तो उसे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कहते हैं। इंडिया पार्लियामेंट्री रिपब्लिक का एग्जाम्पल है। और दोनों ही तरीके से, जो मोनार्क होगा और जो प्रेसिडेंट होगा, उन दोनों को हम सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम पे आता है कलेक्टिव लीडरशिप पे, तो वो है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो उसकी काउंसिल होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब हम उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। अब हम आते हैं इंडिविजुअल लीडरशिप के कॉलम पे। यहाँ है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। प्रेसिडेंट यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट होता है पीपल के थ्रू, और वो अकाउंटेबल नहीं होता। मतलब हम यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर होता तो हम प्रेसिडेंट से क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं पार्लियामेंट्री रिपब्लिक के और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे आते हैं। इसका एग्जांपल है जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और पोर्तुगाल। और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एग्जांपल है फ्रांस, रशिया, श्रीलंका एट्सेट्रा। मतलब और भी कंट्रीज़ है। तो वैसे एग्ज़ाम में तो 2 या 3 ही आप एग्जांपल लिख सकते हो। अब ये है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, मतलब पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम क्यों अपनाया है इंडिया के अंदर। तो हमें स्टार्टिंग में बताया गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो हमारे पास पहले से एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलाने का, अंडर द एक्ट ऑफ 1919 और 1935। इन दोनों एक्ट के तहत हमें पार्लियामेंट्री रिपब्लिक चला रहे थे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे जो पब्लिक के लिए सेंसिटिव हो, मतलब पब्लिक की डिमांड्स को भी सुने और अकाउंटेबल भी हो। और जो ये एक्सपीरियंस क्या था उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो सिस्टम के थ्रू जो एग्जीक्यूटिव होते थे वो कंट्रोल हो पाते थे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जिसकी एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, मगर उसके अंदर ऐसे सेफगार्ड्स हो जो पर्सनालिटी कल्ट को चेक कर सके। पर्सनालिटी कल्ट का मतलब होता है कि जो लोग हैं वो एक मतलब डिवोटेड ना हो जाए किसी एक पॉलिटिकल लीडर के थ्रू, मतलब सिर्फ वही उन्हें अच्छा ना लगे। तो हमने जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था वो भी इसी वजह से नहीं अपनाया था, क्योंकि पर्सनालिटी कल्ट का प्रॉब्लम आ सकती थी कंट्री के अंदर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। इस सिस्टम के थ्रू जो प्रेसिडेंट है वो हमारा फॉर्मल हेड होता है स्टेट का, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो हमारी सरकार चलाती है नेशनल लेवल पे। अब हम देखते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होता है और वहाँ के गवर्नर होते हैं, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वहाँ पे एक गवर्नर होता है हेड, और जो चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है, और प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता लोगों के थ्रू, मतलब वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। उसके इलेक्शन के लिए एमएलएज और एमपीज़ के वोट्स चाहिए होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट
के प्रोसेस के थ्रू। अब हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ पार्लियामेंट से तभी रिमूव हो सकता है, उसकी एक प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट, उसी प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट वो रिमूव हो सकता है। मतलब एक स्पेशल प्रोसेस है इम्पीचमेंट, जिससे कि हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया गया है आर्टिकल 74(1). आर्टिकल्स अच्छे से याद कर लेना, कई बार ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो पढ़ते हैं, पहले हम इंग्लिश में रीडिंग करते हैं, फिर मैं आपको ये समझाऊंगी आर्टिकल। मैं वैसे इंग्लिश में रीडिंग आपको इसलिए करके सुनाती हूँ क्योंकि अगर जिनकी भी इंग्लिश मीडियम है, वैसे तो हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो से समझ सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम है तो अगर आप अच्छे से रीडिंग करोगे आर्टिकल्स की और पैराग्राफ्स की जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसलिए मैं रीडिंग भी कर देती हूँ जो स्पेशल चीज़ें होती है, मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with a prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice, provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. अब इसका मीनिंग समझते हैं। इसमें दिया गया है जो हमारे पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए और एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए उसके साथ हेड पे, मतलब जो काउंसिल है उसका हेड होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। वो इसलिए ताकि वो एडवाइस कर सके प्रेसिडेंट को, जिससे कि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अब यहाँ दिया गया है जो प्रेसिडेंट है वो उस एडवाइस को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। अगर उसे वो एडवाइस सही नहीं लगी तो वो उसे रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, और फिर जो एडवाइस वापस आएगी उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद, मतलब बाद रिकन्सिडरेशन के बाद, तो फिर उस प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के साथ ही चलना पड़ेगा। ये हमें इस आर्टिकल के अंदर समझाया गया है, आर्टिकल 74(1) के अंदर। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ दिया गया है जो प्रेसिडेंट है उसके पास काफ़ी सारी पावर्स होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है प्रेसिडेंट के हाथ में, लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, जुडिशियल पावर्स होती है, और इमरजेंसी पावर्स होती है। इमरजेंसी पावर्स के बारे में तो आपने कई बार सुना भी होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये जो पावर्स होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताई गई ये 4 पावर्स, ये पावर्स तभी यूज़ हो सकती है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करे। अब हम देखते हैं रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी काउंसिल होती है उसके पास सपोर्ट होता है लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी का, और जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ये एग्जाम्पल है रियल एग्जीक्यूटिव का। ये क्वेश्चन आ सकता है। हम यहाँ देखते हैं जो प्रेसिडेंट है उसके पास नेक्स्ट पैरा है, मैं वो समझाती हूँ अब। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होता है, मतलब वो चाहे तो किसी भी जो इम्पोर्टेंट मैटर है इंडिया के अंदर, उसकी कंट्री के अंदर, और उसकी डेलिब्रेशंस, मतलब जो इम्पोर्टेंट मैटर और उसकी डेलिब्रेशन होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मांग सकता है। मतलब जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है और उसे वो देने भी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन सारी। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई, मैं अच्छे से समझाती हूँ इसे, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर पे अपना डिसीजन लिया तो वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मांग सकता है कि मुझे इस बारे में बताओ, और जो प्राइम मिनिस्टर है उसे ये सब बताना ही पड़ेगा। उसके मतलब ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट को सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देने का, अगर वो मांगे तो। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पैरा पे। इस पैरा में हमें समझाया गया है 3 सिचुएशंस जहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, मतलब या फिर किसी और कंट्री का, वो अपनी खुद की मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। अब हम फर्स्ट प्लेस पे आते हैं, मतलब फर्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था जो प्रेसिडेंट होता है वो एडवाइस को वापस कर सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए काउंसिल के पास, और जो प्रेसिडेंट होता है ये सिर्फ तभी कर सकता है कि अगर उसे लगे ये जो एडवाइस आई है उसके पास उसके अंदर कोई फ्लॉ है, मतलब कोई कमी है, या फिर वो लीगली सही नहीं है, या फिर जो हमारी कंट्री के लिए वो ठीक नहीं रहेगी, तभी वो ऐसा कर सकता है। और इसमें वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक तरीके से शो कर सकता है। हालांकि अगर जो काउंसिल है वो सेम एडवाइस को वापस भेज सकती है प्रेसिडेंट के पास, और फिर जो प्रेसिडेंट होगा उसे वो साइन करना ही पड़ेगा, उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट वे है जिस
के थ्रू प्रेसिडेंट अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। अब सेकंड पे आते हैं। यहाँ हमें समझाया गया है प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब चाहे अगर प्रेसिडेंट उस बिल को अपने ही पास रखेगा, विदहोल्ड मतलब उसका मतलब यही होता है अपने पास रखेगा, या फिर उस बिल को रिफ्यूज़ कर देगा, मना कर देगा लॉ बनने से, तो इस पावर को हम वीटो पावर कहते हैं। और वो ऐसा तभी कर सकता है कि वो जो बिल हो वो मनी बिल ना हो, क्योंकि कोई भी लॉ बनने से पहले वो प्रेसिडेंट के पास आता है, तो एक्सेप्ट मनी बिल वो ऐसा कर सकता है, और इस पावर को हम वीटो पावर कहते हैं। और अब हम आगे देखते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो उस बिल को वापस भेज सकता है पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए। और ये जो पावर होती है वीटो पावर, रिफ्यूज़ करने की या विदहोल्ड करने की लिमिटेड होती है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो सेम बिल वापस भेज देगी प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट को उस बिल पे साइन करना ही पड़ेगा, और फिर वो लॉ बन जाएगा। और एक और तरीका है इसमें, उस पॉकेट वीटो, मैं उसे अब बताती हूँ। जो प्रेसिडेंट है वो रिफ्यूज़ ना करके उस बिल को अपने पास ही पेंडिंग रखेगा अगर, तो उस पावर को पॉकेट वीटो कहते हैं। हालांकि इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा नहीं गया, मगर प्रेसिडेंट ऐसा इसलिए कर सकता है, किसी भी अनलिमिटेड टाइम के लिए वो उस बिल को अपने पास इसलिए रख सकता है क्योंकि कोई टाइम लिमिटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है कि किस टाइम तक वो अपने पास उस बिल को रख सकता है। तो इस वाली पावर को हम वीटो पावर कहते हैं, मतलब पॉकेट वीटो कहते हैं। वो अगर उसे अपने पास रखेगा, अगर रिफ्यूज़ कर देगा तो उसे हम वीटो पावर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अब थर्ड तरीके पे आते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि कोई भी प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, तो जो एमएलएज और एमपीज़ होते हैं, जो पार्टी जीतती है उसके जो मेजॉरिटी का जो लीडर होता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। अगर हमने देखी सिचुएशन ऐसी आ गई कि जहाँ पर बहुत सारे 2 या फिर 3 पार्टीज़ हैं, और तीनों ये दावा कर रही हैं कि वो मतलब जीत चुकी हैं अब इलेक्शन, और उनकी पार्टी में से बनना चाहिए कोई प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर एक रोल आता है प्रेसिडेंट का। फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो बताए कि कौन सी पार्टी के पास मेजॉरिटी है और कौन रियली में इलेक्शन जीती है। फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपॉइंट होता है उस पार्टी से। और ऐसी सिचुएशन कब आई थी? 1989 और 1998 में ऐसी सिचुएशन आई थी कंट्री के अंदर। तो हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। ये पैरा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। अब इस पे आते हैं। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो डिपेंड करती है सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी पे। इसका ये मतलब है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसी भी टाइम हटा दी जा सकती है और एक नई काउंसिल लाई जा सकती है उसकी जगह पे। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हमारा हेड ऑफ़ द स्टेट होता है कुछ फिक्स टर्म के लिए, उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे, जो और फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो तो आप सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर है, मतलब सॉरी प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ़ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। ये जो मैंने रोल बताया आपको कि वो अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, तो ये रोल है हमारे प्रेसिडेंट का किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम देखें तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो और ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म हो चुकी है। और अगर आपको ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है और आगे नेक्स्ट वीडियो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ऑब्वियसली आपने ये यहाँ तक पढ़ी है तो आपको नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ना ही, मतलब आगे का चैप्टर भी पढ़ना ही होगा, तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लेना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।